हेलो एवरीवन। हम लोग जो है जो आपका पीसेट हुआ है होप अच्छा गया होगा, ठीक है ना। आज हम फिजिक्स का सेक्शन जो है सॉल्व करेंगे। तो देखो ज़रा, एकदम बेसिक है, आई होप अच्छा गया होगा। और एक एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं इसमें। तो जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें बोला गया चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। आपसे बोला गलत स्टेटमेंट कौन सा है, ठीक है ना। तो पहले क्वेश्चन की बात अगर हम करें यहाँ पे, तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है ना। यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, आपको पता है ये तो होता ही है, ठीक है ना। फोर्स का यूनिट क्या है हमारा, न्यूटन है, ये करेक्ट हो गया, ठीक है ना। फोर्स चेंजेस द शेप ऑफ बॉडी, ऑब्वियस ही बात है, आप किसी बॉडी का शेप प्रेस करेंगे उसका क्या होगा, शेप चेंज हो जाएगा। तीसरा आप जो फोर्स ऑलवेज कंजर्व, देखो कंजर्वेशन ऑफ फोर्स जैसा ऐसा नहीं होता है, ठीक ना। क्वांटिटीज कंजर्व होती है, लाइक जैसे मास, जैसे आपका एनर्जी हो गया, कई बार मास कंजर्वेशन होता है, ठीक है ना। उसके बाद आपका मोमेंटम कंजर्वेशन, बट फोर्स का कंजर्वेशन नहीं होता है, ठीक है ना। और फोर्थ ऑप्शन क्या आपका, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर होता है, तो क्या आपका आंसर करेक्ट होगा इसमें, ए फर्स्ट में, सी ऑप्शन, ठीक है ना। चलिए सेकंड की बात करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ए मैन इज स्टैंडिंग ऑन ए बोट इन स्टिल वाटर, ठीक है ना। वो बोट पे खड़ा है, इफ ही वॉक टूवर्ड्स द शोर द बोट विल। एक चीज ध्यान रखना है इसमें एक्चुअल में मोमेंटम कंजर्वेशन काम करेगा। जैसे मान लीजिए आपको ये बोट दिया गया है, ठीक है ना, इस तरीके से, यहाँ पे कोई एक पर्सन है और ये यहाँ पे किनारे पे इस तरीके से है। तो ध्यान रखना, ये यहाँ से चल के जैसे ही बोट से इधर जाएगा तो बोट कहाँ जाएगी, पीछे जाएगी, क्योंकि इसका मोमेंटम अगर आगे है तो इसको मोमेंटम कहाँ मिलेगा, पीछे, क्योंकि यहाँ पे क्या काम करता है, मोमेंटम कंजर्वेशन, ठीक है ना। तो पर्सन आगे जाएगा तो बोट कहाँ जाएगी, पीछे जाएगी। तो क्या हो जाएगा हमारा, मूव अवे फ्रॉम द शोर। तो कौन सा करेक्ट है हमारा, ए ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है ना। चलिए थर्ड पॉइंट आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है कि 9.8 न्यूटन एक फोर्स दिया गया है, एक वैल्यू दी गई है, इज इक्वल टू द 1 किलोग्राम ऑफ फोर्स। ऑब्वियस सी बात है, आप पता है 1 किलोग्राम फोर्स का मतलब क्या होगा कि हमारा mg बोला गया है। तो मास 1 है, किलोग्राम कितना 9.8 रख दोगे, कि ग्राम फोर्स किलोग्राम फोर्स हमारा तो कितना आएगा हमारा, ये 9.8 न्यूटन आ जाएगा, ठीक है ना। 1 किलोग्राम वेट, तो 1 किलोग्राम वेट का भी तो mg ही तो होता है हमारा, ये भी सेम आ जाएगा। तो हमारे दोनों आंसर करेक्ट है, तो मतलब क्या है, ए एंड बी बोथ, तो क्या कर हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट फोर्थ की बात करें अगर हम फोर्थ क्वेश्चन की, तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ए मूविंग ट्रक crashes into a stationary car, the truck's mass is 10 times that of the car, ठीक ना। जो ट्रक का मास है बहुत ज़्यादा है, कार का मास क्या बहुत कम है, 10 टाइम्स है ट्रक का मास। इन्होंने बोला हुआ है, हाउ डज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ट्रक ऑन द कार कंपेयर विद द एक्सर्टेड बाय द कार ऑन द ट्रक, ठीक है ना। जैसे ट्रक के थ्रू कार पे, कार के थ्रू ट्रक पे जो फोर्स लग रहा है, इनको आप कैसे कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो देखो न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग क्या, एक्शन रिएक्शन फोर्स बराबर होते हैं। तो मास कितना बड़ा कितना छोटा उससे मतलब नहीं है, ट्रक कितने स्पीड से जा रहा है, मास कितना है, कोलिजन के टाइम पे जब कोलाइड करते हैं तो ध्यान रखना है दोनों पे अप्लाइड फोर्स क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो चाहे ट्रक उस पे लगा है कार पे, कार चाहे ट्रक पे लगा है, दोनों क्या होगा, सेम। तो फोर्थ वाले का आंसर क्या है, इक्वल वाला, देखो दे आर द सेम, डी ऑप्शन करेक्ट है। एकदम थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, सिंपल से, थोड़ा ध्यान दोगे तो काम हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें। एन एप्पल फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ बिकॉज द अर्थ अट्रैक्ट्स इट, ठीक है ना, अर्थ अट्रैक्ट करता है। द एप्पल आल्सो अट्रैक्ट द अर्थ बाय द सेम फोर्स, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि न्यूटन के अकॉर्डिंग फोर्स क्या होगा, सेम होगा, ठीक। आगे देखो, व्हाई डू वी नॉट सी द अर्थ राइजिंग टुवर्ड्स द एप्पल। आपको पता है कि अर्थ का मास बहुत बड़ा है, साइज बहुत बड़ा, तो उसका एक्सेलरेशन क्या आएगा, निग्लेजिबल आएगा। सोचो ये अर्थ हमारा है और यहाँ पे एक छोटा सा एप्पल है, ऐसे इसका मास कैपिटल एम, इसका मास स्मॉल एम है, दोनों में फोर्स बराबर लगता है, आपको पता है। तो इसका एक्सेलरेशन जब आप निकालोगे ए बराबर तो कितना आएगा, एफ अपॉन स्मॉल एम आएगा, और इसका जो ए ऑफ अर्थ आएगा कितना आएगा, एफ बाई कैपिटल एम आ जाएगा। अब सोचो अगर ये बड़ा होगा बहुत ज़्यादा, ये क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। ये तो बहुत कंपेरेबल होता है, तो ऑब्वियस बात है एक्सेलरेशन क्या होगा, बहुत कम होता है, इसलिए हमें जो है वो पता नहीं चलता, ठीक ना। तो एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ इज वेरी स्मॉल व्हेन कंपेयर टू द एप्पल, तो इसलिए वो हमें दिखाई नहीं देता है। तो कौन सा करेक्ट है, डी ऑप्शन आपका, इसका भी करेक्ट हो जाएगा 5 वाले का, ठीक है ना। आई होप क्लियर होगा, ठीक है। चलिए 6 नंबर, तो 6th नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड ऑन ए कंटेनर इन विच इट इज इनक्लोज्ड एक्ट ऑन, ठीक ना। तो जैसे किसी कंटेनर में आपने लिक्विड को फिल कर दिया, तो इन्होंने बोला है कि जो इसका प्रेशर होगा वो कहाँ कहाँ पे आएगा। तो ध्यान रखना, वाटर के मॉलिक्यूल यहाँ भी फोर्स लगाएंगे, यहाँ भी प्रेशर आएगा, यहाँ किनारे भी फोर्स लगाएंगे, तो किनारे के साइड में भी चारों किनारे
प्रेशर आएगा, तो वर्टिकल वॉल पे भी प्रेशर आएगा और मतलब बेस पे भी आएगा। तो बोथ बेस एंड वॉल ऑफ कंटेनर, ये दोनों करेक्ट होंगे। मतलब कौन सा आपका है, 6 का सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है ना। चलिए 7 क्वेश्चन की बात करते हैं। 7th वाले में बोला गया है 2 pieces of metal when immersed in a liquid have equal upthrust on them, ठीक है ना। मतलब कि 2 पीस है मेटल के, दोनों को लिक्विड में इमर्स किया गया और उन पे इक्वल अपथ्रस्ट फोर्स लग रहा है। तो आपसे पूछा गया है कौन सा करेक्ट होगा। बोथ पीसेस मस्ट हैव इक्वल वेट, बोथ पीसेस मस्ट हैव इक्वल डेंसिटी, बोथ पीसेस मस्ट हैव इक्वल वॉल्यूम और बोथ आर फ्लोटिंग टू द सेम डेप्थ। तो सबसे पहली बात है कि जो अपथ्रस्ट फोर्स होता है हमारा, वो लिक्विड की डेंसिटी पे वॉल्यूम कितना डूबा हुआ है इनटू जी, ठीक है ना। तो अगर इमर्स किया गया है और उन पे अपथ्रस्ट फोर्स सेम लग रहा है तो क्या होगा। तो इसमें ध्यान रखना है कि बोथ पीसेस मस्ट हैव इक्वल वॉल्यूम, बोथ पीसेस इक्वल डेंसिटी और क्या है, बोथ आर फ्लोटिंग टू द सेम डेप्थ, ठीक है ना। क्योंकि इमर्स डुबा दिया गया है तो पूरा पूरा डूबा, तो ऑब्वियस बात है वॉल्यूम क्या होना चाहिए, दोनों का सेम होना चाहिए। क्योंकि वी पूरा डूबा है, जैसे देखो ऐसे है, अब एक बॉडी ये है, दूसरी बॉडी ये है, तो इस पे भी फोर्स और इस पे भी फोर्स क्या है, सेम तब होगा जब इन दोनों का डूबा हुआ वॉल्यूम क्या आएगा, सेम होगा, ठीक है। तो क्या होगा, बोथ पीसेस मस्ट हैव इक्वल वॉल्यूम, ठीक है ना। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए 7 की बात करते हैं, सॉरी 8 की बात करते हैं। 8 क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ए गर्ल इज कैरिंग ए बकेट ऑफ वाटर ऑन इन वन हैंड एंड ए वुडन ब्लॉक इन द अदर हैंड, ठीक ना। एक में ऐसे बकेट ले रखा है इधर और इधर जो वुडन ब्लॉक है, इसको ऐसे लेके जा रहे हैं, ठीक ना। आफ्टर ट्रांसफरिंग द वुडन ब्लॉक इनटू द बकेट, मतलब इसको उठा के बाल्टी में रख दिया, बकेट में डाल दिया। द गर्ल विल कैरी, ठीक है ना। अब गर्ल के पास जो कैरी करेगा वो क्या है, मोर लोड देन बिफोर, लेस लोड देन बिफोर, सेम लोड एज बिफोर, नन ऑफ दिस। मतलब उसको जो है वुडन ब्लॉक को पानी में रखने के बाद, बकेट में रखने के बाद अब वेट क्या होगा, ध्यान रखना वेट सेम आएगा, ठीक है ना। तो 8 का कौन सा आएगा हमारा, सी ऑप्शन। क्यों, क्योंकि देखो जैसे मान लीजिए इसने जो है इधर साइड में बकेट ले रखा है, इधर साइड में ब्लॉक ले रखा है, तो अभी इसके ऊपर इसका दोनों का वेट लग रहा है। ये उठा के जब इसमें रख देगा तब भी तो हमारा जो है, भले इसमें वाटर ये हो गया तो इसका वेट टोटल क्या आएगा, दोनों का मिला के तो आएगा, ठीक है ना। हाँ, लेकिन अगर ये हम बात करते जैसे ऐसे कि इसका वेट कितना हो जाएगा, क्या बोलते हैं, इस जो वुडन ब्लॉक है तो वो एक्चुअल में उसके वेट से कम आएगा। और अगर मान लीजिए हम बाल्टी की बात करते हैं, बकेट का वेट कितना होगा तो उस पर पॉइंट की वजह से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। तो इंडिविजुअल में अलग अलग है, लेकिन ऐसे कंबाइन में देखोगे पहले और बाद में क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है, एन इंस्ट्रूमेंट कॉमनली यूज्ड इन लैबोरेटरी टू प्रोड्यूस ए साउंड ऑफ सम पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी इज। देखो आपको लेबोरेटरी में साउंड प्रोड्यूस करना है। सोनार जो है ये हमारा एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि शिप वगैरह में यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद इलेक्ट्रिक बेल आपको पता है कि मतलब वो ऐसे बजाने के लिए होता है। ट्यूनिंग फॉर्क और स्ट्रेच्ड वायर, ठीक है ना। तो जनरली हम लोग साउंड प्रोड्यूस करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, ट्यूनिंग फॉर्क को यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो हमारा 9 का क्या आ जाएगा, ये तो एक्सपेरिमेंट में ऐसे ही सुना होगा, ठीक है ना। सी ऑप्शन, ट्यूनिंग फॉर्क यूज़ करता है किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को प्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि हर एक ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है इंडिविजुअल, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट 10 की बात करें अगर हम, तो एन इको इज रिटर्न इन 3 सेकंड। ध्यान रखना है एक इको है जो क्या हो रहा है 3 सेकंड में रिटर्न हो गया। जैसे मान लीजिए एक वॉल है तो क्या हो रहा है, यहाँ से मान लीजिए साउंड प्रोड्यूस करती है, यहाँ से यहाँ तक जाना और वापस आना, ये पूरा हमारा कितना है, 3 सेकंड है, ठीक है ना। द स्पीड ऑफ साउंड, आपको स्पीड के जो दिया गया है साउंड का कितना है, 342 मीटर पर सेकंड दिया गया है। और आपको बताना है कि द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स ऑफ साउंड एंड द रिफ्लेक्टिंग बॉडी इज, ठीक है ना। मतलब आपको यहाँ से यहाँ का ये डिस्टेंस बताना है, ये कितना होगा। तो देखो यहाँ से यहाँ तक जाने का और वापस आने का 3 सेकंड है, तो सिर्फ जाने का जो टाइम होगा कितना आएगा हमारा, कितना आएगा, 3/2 आ जाएगा। और स्पीड आपको दिया गया है तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड 342 इंटू टाइम कितना, 3/2। इतनी बात क्लियर है, ठीक। और बस इसको आप जो है सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो कितना आएगा हमारा, ये हो जाएगा 1 और 7 1 इंटू 3 आ जाएगा, ठीक। और ये हमारा कितना आ जाएगा, 513 मीटर, ठीक है ना। तो कौन सा करेक्ट है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आएगा। आई होप क्लियर होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट 11 नंबर की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखो जरा। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया है कि 4 चिल्ड्रंस वेर आस्क्ड टू अरेंज द फोर्सेस ड्यू टू रोलिंग, स्टैटिक एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शंस in an increasing order.
देयर अरेंजमेंट्स आर गिवन बिलो, चूज द करेक्ट अरेंजमेंट, ठीक है ना। तो आपको रोलिंग और उसके बाद स्लाइडिंग, उसके बाद स्टैटिक फ्रिक्शन दिया गया है, ठीक ना। अब देखो इसमें आपसे पूछा गया है कि इसको करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करो, ठीक। ध्यान रखना यहाँ पे जो स्टैटिक टर्म यूज किया गया, स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब जो लिमिटिंग वाला लगता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है स्टैटिक का, वो हमारा सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद क्या आता है, स्लाइडिंग का आता है। और आपको पता होना चाहिए कि सबसे कम किसका होता है, रोलिंग का। क्यों? क्योंकि जब बॉडी रोल करती है तो कांटेक्ट पॉइंट हमेशा कहाँ होता है, रेस्ट पे होता है। तो उसको स्लाइड, वहाँ पे ऐसा केस नहीं आता कि जो है वहाँ पे कोई उस तरीके का फोर्स काम करे, ठीक है ना। क्योंकि उसमें फ्रिक्शन जनरेट ही नहीं होता, जनरली बहुत कम होता है, बहुत हल्का होता है। इसलिए देखा होगा व्हील्स वगैरह जो बनाए जाते हैं वो किसके, रोल करने के लिए बनाए जाते हैं, ताकि फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सके, ठीक ना। तो सब रोलिंग जो है हमारा सबसे कम हो जाएगा और स्लाइडिंग स्टैटिक क्या होगा हमारा सबसे ज़्यादा। तो देखो इंक्रीजिंग है तो रोलिंग स्लाइडिंग स्टैटिक मेरा कौन सा है, सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक ना। करेक्ट ना। इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब सबसे पहले कम, तो सबसे कम कौन सा है, रोलिंग वाला है, ठीक ना। फिर उसके बाद क्या आएगा हमारा, स्लाइडिंग आएगा। उसके बाद क्या आएगा हमारा, स्टैटिक आएगा। ये हमारे तीनों का अरेंजमेंट है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है, फ्रिक्शन इज एन एवेल और फॉर एवेल फॉर और नन ऑफ द ऑप्शन। देखो ये आपका हेल्प, देखो फ्रिक्शन ध्यान रखना है, फ्रिक्शन सिर्फ अपोज नहीं करता हमेशा मोशन का, ये क्या करता है, हेल्प भी करता है। जैसे हम जब चलते हैं तो हमें क्या होता है, वो हेल्प करता है, हमारे लिए यूज़फुल भी है, ठीक है ना। और जैसे कोई मशीन वगैरह के पार्ट में जब ये अप्लीकेबल होता है तो वो क्या होता है, उसको वेयर एंड टेयर करता है, तो उसकी वजह से क्या वहाँ पे जो है वो मतलब हार्मफुल भी है, ठीक है ना। तो फिलहाल हमारे लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा, फ्रिक्शन के लिए ए ऑप्शन करेक्ट आएगा। 12 का कौन सा आ जाएगा हमारा, ए आ जाएगा, ठीक ना। चलिए 30 नंबर देखो जरा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का कौन सा करेक्टरिस्टिक्स है आपको बताना है। इट इज ए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, नहीं कॉन्टैक्ट फोर्स है क्योंकि बिना कॉन्टैक्ट का लगेगा ही नहीं। इट वर्क्स ऑन ओनली रेस्टिंग बॉडी, ऐसा नहीं आपको पता है। इट वर्क्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये आपको पता है कि अपोज करेगा, ठीक है। जैसे इधर जा रहा है बॉडी तो फ्रिक्शन करेगा पीछे। इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, नहीं। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमारा, सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखो जरा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी चार्ज्ड बाई फ्रिक्शन। चार्ज बाई फ्रिक्शन समझते हो ना, ऐसे रब करके चार्ज करना, बाई हैंड, ऐसे इफ हेल्ड बाई हैंड, ऐसे हाथ में पकड़ के रब करके हम चार्ज किसको नहीं कर सकते। तो ध्यान रखना, ऐसे चार्ज करने के बाद, रब करने के बाद चार्ज होना है तो इस पर चार्ज आपका होल्ड होना चाहिए। अगर वो चार्ज आपके हैंड के थ्रू अर्थ में चला गया तो फिर ये चार्ज रहेगा नहीं। और चार्ज का मोशन किस में अलाउड होता है, कंडक्टर में। तो ये इसमें सब में देखो जरा, कंडक्टर कौन है, कॉपर रॉड, कुछ सोचना ही नहीं है। प्लास्टिक इसके अलग, वो भी आपका नॉन कंडक्टर है, इंसुलेटर है। इन्फ्लेटेड बलून, ये भी आपका वही हो गया, बलून भी ये रबर हो जाएगा। और वुडन क्लॉथ ये भी हो जाएगा। तो फाइनली हमारा वुलन क्लॉथ हमारा वो भी हो जाएगा। तो फाइनली कौन बचेगा, बी ऑप्शन बचेगा, जो कि कॉपर प्लेट, कंडक्टर, ठीक ना। इसके बाद 15, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी चार्ज कैन बी प्रोड्यूस्ड बाई। आपसे बोलोगे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हम कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, हीटिंग, रबिंग, बीटिंग, नन ऑफ दिस। तो क्या है, रबिंग करके, मतलब ऐसे फ्रिक्शन मेथड से, ठीक ना। तो 15 का भी हमारा क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है ना। आई होप क्लियर, ओके, थैंक यू, जय हिंद।